हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सीरीज आरएलसी सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास पूरे इलेक्ट्रिकल में कुल मिला के 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है। एक तो है वोल्टेज, दूसरा है करंट, तीसरा हमारे पास इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस की फैमिली के मेंबर्स जो हैं आर, एक्सएल, एक्सी, एक्सएल से एल और एक्सी से सी। तो ये हमारे इम्पीडेंस की फैमिली के मेंबर्स हैं। और चौथा हमारे पास है पावर। पावर में आपका पावर फैक्टर, एंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपेरेंट पावर। तो ये हमारे पावर फैमिली के मेंबर्स हैं, ये हमारे इम्पीडेंस की फैमिली के मेंबर्स हैं, ये वोल्टेज और ये करंट। इन चारों में से वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस और पावर, इन चारों में से कोई भी दो चीज़ अगर आपको कंप्लीटली डिफाइंड है तो बाकी बची हुई दोनों चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब इसी पर बेस्ड हैं। और आप देखना कि इन चारों में से ही आपके पास कहीं ना कहीं दो चीज़ें कंप्लीटली गिवन हैं, तो बाकी बची हुई चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अगर इन केस कभी दो चीज़ें कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हैं तो हमें फिर तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तीसरी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग यूज करके फिर अपना उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। इसको हम टाइप 3 का नाम दिए क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी हम लोग इस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइप 3 में क्या है, आप देखो गिवन क्या है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब आप बताओ, वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको किसकी किसकी गिवन है, वोल्टेज की और करंट की। तो बचा हुआ क्या है, क्या बचा अब, इम्पीडेंस और दूसरा पावर। तो वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बची हुई चीज़ें हमारे पास पावर और पावर के कंपोनेंट्स, जिसमें पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर पी क्यू एस, ये आपके पावर के कंपोनेंट्स हैं। और बचा हुआ इसमें आपका इम्पीडेंस में तो जेड, आर, एक्सएल या फिर एक्सी, एल या फिर सी। अब कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सर्किट में एक्सएल और एक्सी दोनों हम कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते। हम लोग या तो इसमें एक्सएल कैलकुलेट कर पाएंगे और या तो एक्सी, क्योंकि सर्किट या तो आरएल नेचर का होगा मतलब इंडक्टिव होगा, या फिर सर्किट कैपेसिटिव होगा। ठीक, तो हम वही काम कर सकते हैं। प्लस इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट का। अब एक चीज और, जेड, आर, एक्सएल या एक्सी, एल या सी, इन सबको हम लोग सर्किट एलिमेंट्स या लोड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो कोई आपसे ये पूछ देगा कैलकुलेट जेड, आर, एक्सएल, एक्सी, या फिर आपसे कह देगा कैलकुलेट या फाइंड द सर्किट एलिमेंट्स, तब भी आपको जेड, आर, एक्सएल, एक्सी जो कुछ भी इसमें होगा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज V इक्वल टू 345 साइन 314t एंड करंट इज फाउंड टू बी I इक्वल टू 15 साइन 314t माइनस 60 डिग्री। मतलब वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है और करंट की इक्वेशन दी गई है। फाइंड पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपेरेंट पावर। तो ये सारी चीज़ तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन के बाद तो ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है। जब हमने पावर फैक्टर, एंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव, रिएक्टिव, एपेरेंट पावर पढ़ाया था तो उसमें हमने इस तरह का एक न्यूमेरिकल दिया था, तो आप लोगों ने उसे किया था। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल देख के हम पावर फैक्टर एंगल निकाल लेंगे, उसका कॉस ले लेंगे तो पावर फैक्टर, फिर VRMS IRMS कर देंगे तो IRMS कॉस थीटा, एक्टिव पावर, ऐसे रिएक्टिव एपेरेंट पावर कैलकुलेट कर लेंगे। हमें यहाँ पर इंपेडेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस एंड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ये सब चीज़ें सीखनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंपेडेंस कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है और इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस। अब सोचोगे कि इसमें केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस ही हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं और इंडक्टेंस ही क्यों कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, वोल्टेज का एंगल क्या है 0 और करंट का एंगल क्या है माइनस 60 डिग्री। तो वोल्टेज और करंट में कौन लैग कर रहा है, करंट लैग कर रही है। जब करंट किस सर्किट में लैग करती है, आरएल सर्किट में। इसका मतलब हमें आर और एल ही यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इस सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, आर और एल हैं। तो आर और एल हैं तो हम लोग को जेड निकालना होगा, आर निकालना होगा, एक्सएल और एल निकालना होगा।
अब सर्किट के पावर फैक्टर को 1 भी बनाना है एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यही पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी। जब हमने सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ा था तो उसमें याद करो कि पावर फैक्टर 1 बनाने की कंडीशन क्या थी, केस 3 थी, जिसमें एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर था, तो उस सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू 1 आई थी। इसका मतलब जितना इस सर्किट में एक्सएल है अगर उतना ही एक्सी जोड़ दिया जाए तो सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्सएल एक्सी के बराबर तो कैंसिल हो जाएगा और जेड की वैल्यू आर हो जाएगी सिंपली, और पावर फैक्टर 1 हो जाएगा हमारा। तो हमें बोला गया कितना कैपेसिटेंस जोड़ा जाए। जब तक हम एक्सी नहीं कैलकुलेट कर सकते तब तक हम सी नहीं बता सकते, कैपेसिटेंस नहीं बता सकते, तो हम लोगों को यहाँ पहले एक्सी निकालना होगा और उसके बाद फिर सी निकालना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। V की वैल्यू ये दी गई है, करंट हमारे पास ये है, तो पावर फैक्टर एंगल थीटा, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, क्यों, क्योंकि वोल्टेज का एंगल बड़ा है और करंट का एंगल छोटा है, तो 0 माइनस 60 तो 60 डिग्री, और हमने इसको लिख दिया लैगिंग, क्यों, क्योंकि करंट लैग कर रहा है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा जो पूछा गया, पावर फैक्टर cos थीटा की वैल्यू cos 60 और cos 60 इक्वल टू 0.5 लैगिंग। अब इसके बाद एक्टिव पावर, ये हम लोगों ने काम किया हुआ है पहले, तो एक्टिव पावर क्या होगा आपका वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, वी आर एम एस 345√2 15√2 cos 60, और इसको हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लिया, पी आ गया। क्यों, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा, तो वी आर एम एस की वैल्यू ये, आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने 15/√2 और साइन 60 सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। एपरेंट पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो हम लोगों ने यहाँ से एपरेंट पावर कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं इम्पीडेंस और इम्पीडेंस की फैमिली की मेंबर कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ओम्स लॉ। और मैं आपसे बता दे रहा हूं कि ओम्स लॉ यहाँ पर V = IR वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट के अंदर R L सब कुछ एलिमेंट्स हैं, तो V = I × Z ओम्स लॉ होगा। सप्लाई का वोल्टेज, सप्लाई की करंट और सप्लाई सिस्टम का इम्पीडेंस एक साथ लिए जाते हैं। हम लोग फर्स्ट यूनिट में V = IR यूज करते थे ओम्स लॉ के लिए, क्यों, क्योंकि सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस ही था, यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी लगा रहेगा, तो V = IZ यूज करेंगे। तो Z इम्पीडेंस = V/I, तो वोल्टेज की वैल्यू 345 और करंट की वैल्यू 15, तो आ गया 23, तो Z = 23 ओम, यही हमारा इम्पीडेंस है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बात आती है रेजिस्टेंस, तो याद करो कि अगर आपको रेजिस्टेंस इम्पीडेंस पता है और उसके बाद उसका थीटा पता है, मतलब आपका इम्पीडेंस ये पता है और उसका साथ में थीटा पता है, तो Z, तो इसका Z का रियल कंपोनेंट ही R है, R क्या था, Z cos थीटा, और ये आपका एक्सएल था Z साइन थीटा। तो हम लोग Z cos थीटा से R निकाल लेंगे। हम लोग RL सर्किट को एक बार जाके फिर से रिवाइज करना और वहां पर देखना कि Z R रेजिस्टेंस क्या था, Z cos थीटा, Z की वैल्यू 23 और थीटा की वैल्यू 60, सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL = Z साइन थीटा, XL = 23 साइन 60, सॉल्व कर दिया तो XL ये आ गया। अब इंडक्टेंस, तो XL = हमें मालूम है ओमेगा L, ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन में गिवन है 314, तो L = XL/ओमेगा 19.92 / 314, सॉल्व कर लिया तो L आ गया इतना। अब पावर फैक्टर यूनिटी बनाना है तो उस केस में एक्सएल और एक्सी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो पावर फैक्टर यूनिटी बनाने के लिए क्या बोला गया, कितना इसमें कैपेसिटर जोड़ दिया जाए कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। तो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस हम उतना ही जोड़ेंगे जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस सर्किट के इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो। तो एक्सएल एक्सी के बराबर अगर होगा तभी हम पावर फैक्टर को 1 बना सकते हैं। तो पावर फैक्टर 1 बनाने के लिए कैपेसिटेंस कितना जोड़ा जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सी कैलकुलेट करना होगा। तो जितना एक्सएल है उतना ही एक्सी अगर हम जोड़ दें तो पावर फैक्टर 1 हो सकता है। तो एक्सी की वैल्यू इतनी अगर हो जाए तो पावर फैक्टर 1 होगा। तो एक्सी इक्वल टू क्या होगा, 1/ओमेगा सी। हमें एक्चुअल में सी पता करना है, तो एक्सी तो मालूम चल गया, तो हम लोग सी इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू एक्सी, 1/ओमेगा इंटू 19.92, 1 / इतना, तो ये सी आ गया। ये आपका कैपेसिटेंस कितना जोड़ा जाए कि पावर फैक्टर 1 हो जाए। अगर आप इतना कैपेसिटर इसमें कनेक्ट करोगे इतने कैपेसिटेंस का, तो उसका एक्सी 19.92 होगा और इस सर्किट का एक्सएल भी 19.92 है, जिससे एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमने फिर से वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है और करंट की इक्वेशन दी है। तो फाइंड द सर्किट एलिमेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड। सर्किट एलिमेंट या लोड की वैल्यू पूछे, इसका मतलब आपको जेड, आर, एक्सएल, एक्सी यही सब कैलकुलेट करना। अब आपको समझना है कि इसमें एक्सएल निकालेंगे कि एक्सी। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज का एंगल 30 डिग्री और करंट का एंगल 60 डिग्री। करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, तो इस सर्किट में आर होगा, एक्सी होगा, सी होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी।
सेम वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, V की वैल्यू इतनी दी गई है, करंट की वैल्यू हमने कॉस में लिखा है, तो यहाँ पर वोल्टेज साइन में है, करंट कॉस में है, तो इस कॉस को पहले हम साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी करंट लीड कर रहा है। तो देखो यहाँ पर बोल दिया इम्पीडेंस कैलकुलेट करो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने से पहले हमें एक्सी कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब, और लास्ट में ये बोला कि वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अब सर्किट अगर आरसी टाइप की है तो उसका पावर फैक्टर 1 बनाने के लिए हमें एल जोड़ना पड़ेगा, सर्किट अगर आरएल टाइप की है तो उसका पावर फैक्टर 1 बनाने के लिए हमें सी जोड़ना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट फाइंड, इस सर्किट में आपके पास सारे सप्लाई का वोल्टेज दिया है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, लोड की वैल्यू दी गई है। इस लोड का जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो इसका एंगल मालूम हो जाएगा, वही एंगल पावर फैक्टर एंगल है। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो एंगल निकाल लीजिए इसका पावर फैक्टर, ये इसको कन्वर्ट कर दो रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में, तो जो थीटा होगा पावर फैक्टर एंगल, उसका कॉस ले लो पावर फैक्टर। पावर डिसिपेटेड पता करना है तो पहले इसकी करंट पता करो, आई मालूम कर लो, और आई स्क्वायर आर, ये हमारा आर होगा और ये एक्सएल है, तो आई स्क्वायर आर करोगे तो पावर डिसिपेटेड निकल जाएगा। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी, तो अब देखो ये हमारा एक्सएल है, 8.66 एक्सएल है, और ये एक्सएल अगर एक्सी के बराबर कर दिया जाए, इतना ही एक्सी जोड़ दिया जाए तो सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, तो जितना एक्सएल है ये उतना ही अगर हम एक्सी लगा देंगे तो सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, और वहां से हम लोग सी निकाल लेंगे। अगले क्लास में हम लोग अब अगले टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।